है। आइए दिखाते हैं आपको 5 बड़ी खबरें। लखनऊ से सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। लखनऊ और कानपुर यानी लखनऊ टू कानपुर एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करके ये जो बड़ी सौगात है वो आज लखनऊ और कानपुर वासियों को सौंप दी गई है। खुद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बटन दबाकर ये जो सौगात है वो जनता को सौंपी है। 42 करोड़ की लागत से ये जो 6 लेन एक्सप्रेसवे है इसे तैयार किया गया है, जिसको बनाने में करीब 4.5 साल का वक्त जो है वो लगा है। सबसे खास बात ये है कि अमेरिका, जर्मनी में जिस तकनीक से सड़कें और एक्सप्रेसवे तैयार किए जाते हैं उसी तकनीक का पहली बार इस्तेमाल इस एक्सप्रेसवे के बनाने में किया गया है। सबसे खास बात यह भी है कि अभी तक जो लखनऊ से कानपुर का सफर 2 से 2.5 घंटे में तय किया जाता था, अब वो महज 50 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। यानी 63 किलोमीटर की जो दूरी है वो महज 50 मिनट के अंतराल में पूरी की जा सकेगी। सबसे खास बात यह भी है कि एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ लोहे की ग्रिल और जालियां लगाई गई हैं ताकि जो छुट्टा जानवर हैं वो एक्सप्रेसवे पे ना पहुंच पाएं और लोगों को घटना से बचाया जा सके। यानी लोगों को बेहतर सफर, लोगों को बेहतर सुविधाएं और तमाम तकनीक का इस्तेमाल करके इस एक्सप्रेसवे को तैयार किया गया है। और जो आज जिसका लोकार्पण खुद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी ने किया है। यानी आज लखनऊ और कानपुर के लोगों के लिए बड़ी सौगात है जो उन्हें दी गई है और जिसका पिछले काफी समय से लोगों को इंतजार भी था। और ये पहली बार नहीं है, लगातार उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार मिलकर ये काम कर रही है ताकि लोगों को बड़े बड़े एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा सके, बेहतर जो तकनीक है उसका इस्तेमाल किया जा सके और जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाया जा सके। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर चल रही खींचतान जारी है। इस बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान ने सियासी माहौल गर्मा दिया है। सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद ने सपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सपा बोलने वाले मुसलमान नेताओं को बर्दाश्त नहीं कर पाती। उन्होंने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली 37 सीटों के पीछे कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही है और कांग्रेस को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। इमरान मसूद ने कहा कि कांग्रेस की अपनी अलग पहचान और जनाधार है। उनके मुताबिक राहुल गांधी के नेतृत्व में देश में नया राजनीतिक माहौल बन रहा है और मुस्लिम समुदाय की कांग्रेस के साथ खड़ा हो रहा है। मसूद के इस बयान को विपक्षी गठबंधन के भीतर बढ़ती दूरियों के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने भी इमरान मसूद के आरोपों का कड़ा जवाब दिया है। सपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि इमरान मसूद भाजपा की भाषा बोल रहे हैं और उन्हें भाजपा से दाना मिल रहा है। पार्टी की ओर से उन्हें भाजपा का एजेंट तक बताया गया और कांग्रेस से ऐसे जयचंदों से दूरी बनाने की बात कही गई है। इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के बीच छिड़ी इस बयानबाजी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस को जन्म दे दिया है। विपक्षी दलों के बीच बढ़ती तल्खी को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं और तेज हो गई हैं। रामधन गबन मामले में लगातार अब ये देखा जा रहा है कि कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी की एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 3-3 महीने तक वो मंदिर ही नहीं आते थे, तो ऐसे में वो अपनी जिम्मेदारी क्या संभालते। ऐसे में ये माना जा रहा है कि गोविंद गिरी के ऊपर अब इस्तीफे का दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि ये बात भी सामने निकल कर आई है कि गोविंद गिरी स्वेच्छा से अपना इस्तीफा देना चाहते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट में इन याचिकाओं पर भी सुनवाई हुई जो रामधन गबन मामले से जुड़ी हुई थी और इसमें यह देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ट्रस्ट को नोटिस देने का भी काम किया और उसी के साथ साथ इस पूरी याचिकाओं का स्टेटस भी देखा।
और आने वाले समय में अब ये देखा जा रहा है कि राम जन्मभूमि मंदिर में पहली बार सीईओ की नियुक्ति होगी, जिसका आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 18 जुलाई है। और उसी के साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो भी सीईओ को नियुक्त किया जाएगा वो हिंदू होना चाहिए, उसको लगभग वित्तीय और प्रशासन का 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, और उसी के साथ साथ अगर उसकी सीईओ के पद पर नियुक्ति होती है तो उसको अयोध्या में ही रहना अनिवार्य होगा। नोएडा प्राधिकरण में जमीन मुआवजे घोटाले की जांच एसआईटी कर रही थी और ये एसआईटी की जांच सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस एसआईटी को भंग कर दिया, यानी उसको कार्य मुक्त कर दिया है। साथ ही इस पूरे मामले की जो जांच है वो स्टेट की जो विजिलेंस टीम होती है उसको सौंपी गई और आदेश दिया गया है कि 3 माह के अंदर जो जांच है वो पूरी कर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करी जाए। दरअसल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी टीम गठित करी थी, क्योंकि वहां पर जो है एक मामला आया था मुआवजे घोटाले का। 100 करोड़ रुपए से अधिक का ये मुआवजा घोटाला था, जिसकी जांच पिछले 3 सालों से एसआईटी कर रही थी। अभी 12 या 13 जून को ही एसआईटी ने 6 एफआईआर दर्ज कराई हैं फेज 1 थाने में, और ये एफआईआर दर्ज कराई गई थी। 3 इसमें बिचौलियां हैं और 3 वो अफसर हैं जिन्होंने बिचौलियों के साथ मिलकर इस पूरा 100 करोड़ का घोटाला अंजाम दिया था। इसमें गेजा तृप्ताबाद की जो जमीनें थी और भी जमीनें थी, वहाँ की जमीनों के जो किसान थे, जो मूल किसान थे, उन किसानों के नाम मिलता जुलता खाता खोला गया और पैसे ट्रांसफर करा लिए गए दूसरे खातों में। यानी ये कहा जाए जिनकी जमीनें अधिग्रहण करी गई उनको मुआवजा न मिलकर किसी और को उनका नाम मिलता जुलता नकली नाम लगा के उनको वो मुआवजा दे दिया गया। इसमें जो आरोपी बनाए गए थे उन आरोपियों की एसआईटी जांच कर रही थी। बाकायदा जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें एसआईटी का ही गस्टेड अफसर इसकी जांच कर रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील लगाई कि हाँ, जो उनका कार्य था वो पूरा हो चुका है, लिहाजा उनको कार्य मुक्त कर दिया जाए। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो है एसआईटी को कार्य मुक्त कर दिया है और अब इसकी पूरी जांच जो स्टेट लेवल की विजिलेंस विंग है वो करेगी। ये पूरा जो मुआवजा घोटाला किया गया था वह इस तरीके से किया गया था कि यहाँ पर जो ज़मीनें जो है जिनके जो है मुआवजा बढ़ाने की मांग होती है, तो जो बढ़ा हुआ मुआवजा देते हैं वो कमीशन देते थे बिचौलियों को पैसा पहुँचाता था उन अधिकारियों के पास जो पैसा पास करते थे। यानी ये कहा जाए बहुत बड़ा नेटवर्क था जिसको तोड़ा है एसआईटी ने, और ये एसआईटी तब गठित करी गई थी जब 2023 में एक मामला एसआईटी सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जब दस्तावेज पढ़े तब पाया ये एक जगह का मामला नहीं है और ये छोटा मोटा मामला नहीं है, लिहाजा उसी मामले में 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया था। अब चूंकि एसआईटी इस पूरे मामले की जांच नहीं करेगी, लिहाजा जो 6 एफआईआर दर्ज हुई हैं फेज 1 थाने में, इसकी जांच जो है विजिलेंस टीम करेगी। और आज ही सारे पेपर एसआईटी ने जितने कलेक्ट किए थे, मुआवजा घोटाला खोला था, वो सारे पेपर विजिलेंस की टीम को देने के आदेश भी दिए गए। साथ ही इसमें आदेश हुआ है कि 3 महीने के अंदर जांच खत्म कर सुप्रीम कोर्ट को में जांच रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। देखना होगा आने वाले वक्तों में जब 3 महीने के अंदर विजिलेंस टीम को ये जांच खत्म करनी है तो किस तरीके से जांच होती है और कौन कौन दोषी पाया जाता है। मिर्जापुर के लालगंज थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां जेठ अपने ही भाई की पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी जेठ छोटेलाल उर्फ कलेक्टर मौके से फरार हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी जेठ के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के मामले में मुकदमा पंजीकृत कर लिया। पुलिस आरोपी जेठ की तलाशी कर रही थी, तब तक सोमवार की सुबह पुलिस को एक सूचना मिली कि एक शव जंगल में एक पेड़ से लटकता हुआ मिला है। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो शव का शिनाख्त उसी आरोपी जेठ के रूप में हुई जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी। फिलहाल इन दोनों घटना से पूरे मिर्जापुर के लालगंज थाना क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। पुलिस दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है और आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस के अनुसार जो जेठ आरोपी छोटेलाल उर्फ कलेक्टर है, उसकी किसी बात को लेकर के भाई की पत्नी से कहा सुनी हुई थी, जिसके बाद पास में ही रखी एक लकड़ी से भाई की पत्नी के सिर पर वार कर दिया था, जिसके बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। जो आरोपी जेठ है उसका भाई ननकू वो बाहर रहकर मजदूरी का काम करता था, लेकिन इन दोनों घटना से जो परिवार है वो पूरी तरीके से सामा हुआ है। परिजनों में रो कर पूरी तरीके से मातम पसरा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जो जांच पड़ताल है उसमें जुट गई है। देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में और क्या कुछ अलग निकल कर आता है, लेकिन इन दोनों घटना से पूरा मिर्जापुर सहमा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं।